आइए आज एक ऐसे हरे भरे अजूबे की सैर पर चलते हैं जो अपनी विशालता और नाजुक सुंदरता के लिए जाना जाता है। पश्चिमी घाट। यह महज कुछ पहाड़ों का समूह नहीं है, बल्कि एक जीता जागता पारिस्थितिकी तंत्र है जो पूरे भारतीय प्रायद्वीप की सांसें चला रहा है। अब शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से करते हैं। जरा सोचिए, जब भी ऊंचे और महान पहाड़ों की बात आती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? जाहिर है, हिमालय। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसी पर्वत श्रृंखला भी है जो उम्र में हिमालय से भी कहीं ज्यादा पुरानी है? जी हाँ, बिल्कुल सही। वो है हमारे पश्चिमी घाट, जिन्हें हम सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। संस्कृत में सह्याद्री का मतलब होता है दयालु या सहिष्णु पर्वत। और सच कहूं तो ये नाम इन पर बिल्कुल सटीक बैठता है, क्योंकि सदियों से ये पहाड़ करोड़ों इंसानों और अनगिनत जीवों को बिना किसी भेदभाव के पाल रहे हैं। तो चलिए अपने पहले भाग की ओर बढ़ते हैं। हिमालय से भी पुराना, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। इसके पीछे पक्के भूवैज्ञानिक सबूत हैं कि ये वाकई हमारी सोच से भी कहीं अधिक प्राचीन है। अंदाजा लगाइए, ये पहाड़ कितने बड़े होंगे। इनकी अखंड श्रृंखला भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी किनारे के साथ साथ पूरे 1600 किलोमीटर तक फैली हुई है। 1600 किलोमीटर, ये दूरी सच में बहुत बड़ी है। उत्तर में ताप्ती नदी से लेकर एकदम दक्षिण में कन्याकुमारी तक ये एक विशाल प्राकृतिक दीवार की तरह खड़े हैं। और इस सफर में ये करीब 1,60,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका कवर करते हुए भारत के 6 राज्यों से होकर गुजरते हैं: गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। आप इसे पूरे प्रायद्वीप का एक धड़कता हुआ इंजन मान सकते हैं। अब आते हैं दूसरे भाग पर, मानसून के निर्माता। और ये हिस्सा मेरा पसंदीदा है, क्योंकि यहां हम देखेंगे कि ये पहाड़ कैसे भारत के मौसम को कंट्रोल करते हैं। तो होता क्या है, जब अरब सागर से नमी से भरी भारी हवाएं आती हैं तो पश्चिमी घाट की ऊंची चोटियां एक दीवार की तरह उनका रास्ता रोक लेती हैं। हवाओं के पास ऊपर उठने के अलावा कोई चारा नहीं होता, और जैसे ही वो ऊपर उठकर ठंडी होती हैं तो मूसलाधार बारिश कर देती हैं। इसे ही हम ओरेग्राफिक या पर्वतीय वर्षा कहते हैं। और इस बारिश का जो असर होता है ना, वो सच में चौंकाने वाला है। पहाड़ों के पश्चिमी हिस्से में जहां हवाएं टकराती हैं, वहां 3000 से 4000 मिलीमीटर तक बारिश होती है। नतीजा, घने हरे भरे सदाबहार जंगल। लेकिन जैसे ही ये हवाएं पहाड़ पार करके पूर्वी ढलान पर पहुंचती हैं, वो एकदम सूख जाती हैं। वहां बमुश्किल 1000 मिलीमीटर बारिश होती है, जिससे वो इलाका काफी सूखा और झाड़ीदार रह जाता है। अब इस भारी बारिश का एक बहुत बड़ा फायदा है। इसी पानी से गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसी विशाल नदियां जन्म लेती हैं। ये कोई आम नदियां नहीं हैं, ये 12 नदियां दक्षिण भारत के करोड़ों लोगों, वहां की खेती और बिजली उत्पादन के लिए सच में जीवनदायिनी हैं। चलिए अब तीसरे भाग की ओर रुख करते हैं, एक वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट। इतना पुराना भूगोल और इतनी भारी बारिश, ये दोनों मिलकर एक ऐसा जादुई खजाना बनाते हैं जिसे देखकर दुनिया हैरान है। इस डेटा को देखिए। अगर हम पूरे भारत का नक्शा देखें तो पश्चिमी घाट देश की कुल जमीन के 6% से भी कम हिस्से में फैले हुए हैं। मैप पर ये बस एक पतली सी हरी पट्टी नजर आते हैं। लेकिन असली जादू इस अगले आंकड़े में है। जमीन सिर्फ 6%, लेकिन पूरे भारत के 30% से भी ज्यादा वनस्पति, मछलियां, सरीसृप, पक्षी और स्तनपायी प्रजातियां इसी छोटी सी जगह में पाई जाती हैं। मतलब इतनी कम जगह में जीवन का इतना बड़ा विस्फोट। और इसीलिए इन घाटों को बचाना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि यहां कम से कम 325 ऐसी प्रजातियां रहती हैं जिन पर पूरी दुनिया में विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। ये आंकड़े डराते भी हैं और हमें हमारी जिम्मेदारी का एहसास भी कराते हैं। तो आइए अब मैक्रो डेटा से थोड़ा बाहर निकलते हैं और चौथे भाग, अजूबे और वन्यजीव पर जूम इन करते हैं। देखते हैं कि यहाँ कौन कौन से अद्भुत जीव रहते हैं। यहाँ के जंगलों में कुछ ऐसे जीव मिलते हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं हैं, जैसे पर्पल फ्रॉग या बैंगनी मेंढक, जो बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन फिल्म के एलियन जैसा लगता है। फिर है शेर जैसी पूंछ और चांदी के बालों वाला मकाक बंदर, खड़ी चट्टानों पर गजब का बैलेंस बनाने वाली नीलगिरी तहर नाम की पहाड़ी बकरी, और हाँ, दुनिया का सबसे लंबा जहरीला सांप किंग कोबरा, वो भी यहीं का राजा है। लेकिन पश्चिमी घाट सिर्फ जानवरों के लिए ही खास नहीं है, बल्कि इंसानों के लिए भी एक जन्नत है। केरल के मुन्नार में चाय के बागानों पर छाई धुंध हो, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की फ्रेश स्ट्रॉबेरी और झरने हों, कर्नाटक के कुर्ग के खुशबूदार कॉफी एस्टेट्स हों, या तमिलनाडु में ऊटी की मशहूर टॉय ट्रेन,
ये जगहें हर साल लाखों लोगों का दिल जीत लेती हैं। और अगर हम फिर से वन्य जीवों की बात करें तो जरा इस ग्लोबल इम्पैक्ट को देखिए। पूरी दुनिया के 30% एशियाई हाथी और लगभग 18% जंगली बाघ अकेले इन्हीं पश्चिमी घाटों के जंगलों में आज़ादी से घूमते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन इस खूबसूरती के साथ कुछ बड़ी चुनौतियां भी हैं, और इसीलिए हम अपने अंतिम भाग पर आते हैं, खतरे और संरक्षण। आज के दौर में इस प्राचीन पारिस्थितिकी तंत्र पर दबाव बहुत बढ़ गया है। शहरों का विस्तार हो रहा है, सड़कें और रेल लाइनें बिछ रही हैं, और खेती के लिए जंगलों को काटा जा रहा है। इसका सीधा असर ये होता है कि जानवरों के घर छोटे हो रहे हैं, और जब उनके पास रहने की जगह नहीं बचती तो वो इंसानी बस्तियों या खेतों में आ जाते हैं, जिससे इंसान और जानवरों के बीच एक खतरनाक संघर्ष शुरू हो जाता है। इस बारे में WWF की एक फील्ड टीम के सदस्य का ये नज़रिया मुझे बहुत अहम लगा। वो कहते हैं कि जब हम बाघ जैसे किसी टॉप शिकारी को बचाते हैं तो हम सिर्फ एक जानवर को नहीं बचा रहे होते। बाघ को बचाने का मतलब है उसके पूरे जंगल को बचाना, जो एक अम्ब्रेला या छतरी की तरह काम करता है, जिसके नीचे रहने वाले बाकी सभी जीवों की भी अपने आप रक्षा हो जाती है। और अच्छी बात यह है कि हमारे पास उम्मीद की किरण भी है। सत्यमंगलम की सफलता की कहानी इसका सबसे बड़ा सबूत है। वहां सालों तक कैमरा ट्रैप से निगरानी की गई, डेटा जमा किया गया, और उस ठोस डेटा के आधार पर 2013 में उस इलाके को एक संरक्षित बाघ अभयारण्य घोषित कर दिया गया। इससे वन्यजीवों के लिए एक बहुत ही सुरक्षित और महत्वपूर्ण रास्ता बन गया। तो आज के इस विश्लेषण को खत्म करते हुए मैं आपके सामने एक सवाल छोड़ना चाहता हूं। जरा सोचिए, अगर पहाड़ों के आकार का, पानी और जीवन देने वाला ये विशाल और प्राचीन हरा भरा अजूबा हमेशा के लिए खो जाए, तो उन लाखों करोड़ों लोगों की जलवायु और जल आपूर्ति का क्या होगा जो इसके भरोसे जिंदा हैं? क्या हम ऐसा होने दे सकते हैं?